हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन क्लास 9th का जो गति के नियम और बल वाला चैप्टर है एनसीईआरटी साइंस का, उसमें बल के बारे में पढ़ रहे थे अपन ने। एक ये घर्षण बल है, ये अपन ने पढ़ लिया। ये दो सतुओं के बीच कार्य करता है और ये जिस वस्तु की जिस दिशा में गति होती है उसकी विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये अपन ने पढ़ लिए थे एग्जाम्पल। अब सेकेंड है अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती हो तो उसके केंद्र से उस पर एक बल कार्य करता है जो उसे प्रत्येक बिंदु पर केंद्र की ओर खींचता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अब देखो इसके लिए क्या है कि जो भी ये एक लड़का है, इसके हाथ में एक पत्थर है और ये डोरी से घुमा रहा है, ऐसे गोल गोल घुमा रहा है। तो ये जो विकेंद्रीय बल होता है वो वृत्तीय पथ पर ही कार्य करता है। ये गोल गोल वृत्त बन गया तो क्या होता है कि उसमें प्रत्येक बिंदु इसके एक बल लग रहा है जो इसको इस पत्थर को अंदर की ओर खींच रहा है। इस पत्थर को ये अंदर ही अंदर की ओर इसको खींच रहा है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके केंद्र से उस पर एक बल लगता है जो उसे प्रत्येक बिंदु पर केंद्र की ओर खींचता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। एक अपकेंद्रीय बल भी होता है, एक अभिकेंद्रीय बल होता है। जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो केंद्र की ओर खिंचाव होता है और जो अपकेंद्रीय बल होता है वो केंद्र से बाहर की ओर, वृत्त से बाहर की ओर उसका बाहर की ओर फेंकने वाला खिंचाव होता है। अभिकेंद्रीय बल सूर्य की चारों ओर की पृथ्वी की गति, जो सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, उसकी गति। थर्ड है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय धातु पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। अर्थात ये चुंबकों के पर कार्य करता है। जो ये वाला बल था अभिकेंद्रीय बल, ये वृत्तीय पथ पर कार्य करता है। चिकनी ये दो सतहों के मध्य कार्य करता है घर्षण बल, ये चुंबक के ऊपर कार्य करता है। तो विद्युत चुंबक द्वारा अपने चारों ओर फैले हुए चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय धातु द्वारा बल का अनुभव करना। चौथा फोर्स हो गया अपना गुरुत्वाकर्षण बल। दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाला बल, ये बड़ी वस्तुओं के बीच में लगता है। बल जो भी जैसे पृथ्वी, जैसे कोई ग्रह वगैरह है, उनके बीच ये गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा कार्य करता है। छोटी छोटी वस्तुओं पर ये इतना कार्य नहीं करता। बल की प्रबलता के आधार पर बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। अब देखो बल की प्रबलता अर्थात कितना उसकी प्रबलता उसकी कितनी है। संतुलित बल किसी वस्तु पर लगने वाले अनेक बलों का यदि परिणामी बल शून्य हो जाता है तो बल को संतुलित बल कहा जाता है। जैसे कि एक वस्तु है, इधर से एक लड़का धक्का लगा रहा है इसको और इधर से भी एक लड़का धक्का लगा रहा है। इसका भी 5 न्यूटन है, इसका भी 5 न्यूटन है। तो दोनों ने ये भी 5 लगा रहा है, ये भी 5 लगा रहा है, तो वो वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी, हिलेगी नहीं। इसका मतलब वो संतुलित बल है, ये संतुलित बल है। अगर ये 15 लगा रहा है, ये 5 लगा रहा है, तो ये वस्तु इधर की ओर जाएगी क्योंकि इधर से ज़्यादा फोर्स लग रहा है और घर्षण इधर की साइड होगा, गति की अपोजिट साइड में। जो ये हो गया असंतुलित बल। जब भी असंतुलित बल होता है तो गति की दिशा में परिवर्तन होता है और वस्तु की चाल बढ़ती है। असंतुलित बल किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों की परिणामी बल शून्य नहीं होता, तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। और गति करने के लिए असंतुलित बल ही होना चाहिए। यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु की चाल में या फिर उसकी गति की दिशा में परिवर्तन होता है। और संतुलित बल रहेगा तो वो वस्तु स्थिर रहेगी, क्योंकि नेट बल 0 हो जाता है, वस्तु विरामावस्था में ही रहेगी। किसी वस्तु की गति में त्वरण उत्पन्न करने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। देखो त्वरण, गति, चाल ये उत्पन्न करने के लिए असंतुलित बल होना चाहिए। इधर 15 और इधर 5 लग रहा है तो 10 एक्स्ट्रा लग रहा है। जिस तरफ से 15 न्यूटन का लग रहा था वो उस तरफ से उसकी आगे की साइड में उसकी गति हो जाएगी। वस्तु की चाल में परिवर्तन तब तक बनी रहती है जब तक वस्तु पर असंतुलित बल लग रहा हो। जब भी इन दोनों का बीच संतुलन हो जाएगा तो वस्तु रुक जाएगी। गति के नियम को प्रस्तुत करने का श्रेय महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन को जाता है। इन्होंने गति के 3 नियम दिए हैं। न्यूटन के गति के नियम कहते हैं इनको। फर्स्ट है गति का प्रथम नियम, दूसरा है गति का द्वितीय नियम और तीसरा है गति के तृतीय नियम। गति के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या फिर सरल रेखा में ही गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अब देखो कोई भी, जैसे कि अपन ट्री है, ट्री के ऊपर फ्रूट्स लगे हुए हैं, उस फ्रूट्स को, ये ट्री है और इधर फ्रूट्स लगे हुए हैं,
तो ये फ्रूट्स जो हैं ये अपने अभी तक लगे हुए हैं, ठीक है। इधर इधर प्लांट या लीव के पास पास ये लगे हुए हैं। जब अपन ने यहाँ से हिलाया, यहाँ पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाते ही ये स्थिर अवस्था में थे ना, इनमें गतिशीलता आ गई और ये नीचे गिर गए। जब तक फोर्स नहीं लगाया था तब तो वो अपनी जैसे स्थिर अवस्था में तो वही थे, बट फोर्स लगाते ही ये इनमें गतिशीलता आ गई और नीचे गिर गए। तभी बोल रहे हैं कि जो स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी और गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी। बट गतिशील अवस्था में अगर बल लग गया तो वो स्थिर हो जाएगी और स्थिर अवस्था में अगर बल लगा जाए तो वो गतिशील हो जाएगी। दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। सब जैसे कि फ्रूट्स उस पर लगे हुए थे, उस वहीं पे वो टंके हुए रहना चाहते हैं। अगर अपन बल लगाएंगे तो अपना अवस्था में उनमें कुछ चेंजेस आएगा, जब तक बल नहीं लगाएंगे वो वहीं के वहीं रहती है। गति के प्रथम नियम से हमें ये पता चलता है कि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाने से गति होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, संतुलित बल से ही गति का प्रोसेस शुरू होता है। संतुलित बल होगा तब तो विराम अवस्था हो जाएगी, संतुलित हो जाएंगे दोनों, 5 न्यूटन इधर से भी 5 न्यूटन इधर से, 0 हो जाएगा। वस्तु में कोई भी गतिशीलता का गुण नहीं आएगा, वैसे ही वो स्थिर विराम अवस्था में ही रहेगी। अर्थात किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाए जाए तो यह बल के कारण गति उत्पन्न करता है। गति का प्रथम नियम क्या बताता है? अब देखो, किसी वस्तु पर लगने वाला असंतुलित बाह्य बल उसके वेग में परिवर्तन करता है और वस्तु त्वरित हो जाती है। त्वरित होना मतलब उसमें गतिशीलता आ जाती है, वो अपनी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। अब जड़त्व, जो प्रथम नियम है वो जड़त्व के ऊपर जड़त्व के नियम का पालन करता है। परिभाषा क्या है जड़त्व की? इनर्शिया बोलते हैं इसको। किसी वस्तु की विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। जैसे कि अपन ने देखा था, ये पेड़ था, यहाँ पे फ्रूट लगे हुए सारे, ये फ्रूट अपने यहाँ पे ही रहना चाहते हैं, अपनी स्थिति पर ही रहना चाहते हैं। जब अपन बल लगाते हैं वो तब वो नीचे आ जाते, बाकी तो अपनी स्थिति में ही वो ऐसे ही रहते हैं। जैसे कि अपन बस में जा रहे हैं, अपन अपनी सीटों पे बैठे हैं, वो सारे अपन ये बस गतिशील, अपन अपनी सीट पे सारे बैठे हुए हैं, पर ब्रेक लगेगा तो अपनी स्थिति में परिवर्तन आएगा, नहीं तो अपन जैसे चल रहा है वैसे ही रहेगा। तो बोलते हैं अगर गतिशील है तो वो वस्तु गतिशील ही रहेगी। वो गतिशीलता या फिर विराम अवस्था का गुण ही जड़त्व कहलाता है। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम, जड़त्व का अर्थ क्या हुआ? या तो विराम अवस्था या फिर गतिशीलता। विराम अवस्था में है तो अपन विराम अवस्था में ही रहेंगे और गतिशील है तो गतिशील ही रहेंगे जब तक कोई बाह्य बल अपन के ऊपर ना लगाया जाए। जड़त्व प्रत्येक वस्तु का गुण या फिर प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है। जड़त्व को वस्तु के द्रव्यमान से मापा जाता है। जो जड़त्व होता है उसको ऐसे बाहर से नहीं मापा जाता, क्यों? भार तो एक्स्ट्रा हो जाता है 9.8 जोड़ के, तो जड़त्व उसका मेन द्रव्यमान से ही इसको मापा जाता है। इसका मात्रा किलोग्राम होता है। भारी वस्तु का जड़त्व किसी हल्के वस्तु से अधिक होता है। जिसका जितनी भारी होगी वस्तु उसके जड़त्व उतना ही अधिक होगा। जैसे कि हल्का, ये पंख है, अब पंख और अपन ने एक लोहे की छोटी बोल फेंकी तो पहले नीचे जड़त्व किसका ज़्यादा होगा? तो लोहे की जो बोल है उसकी जड़त्व उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि वो भारी है, उसका द्रव्यमान भी ज़्यादा है। जड़त्व का नियम, विराम अवस्था की वस्तुएं विराम में ही रहना पसंद करती है और वस्तुएं गतिशील अवस्था में ही रहना पसंद करती हैं जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ये गति के फर्स्ट नियम पर डिपेंड करता है। अब जड़त्व मैंने बता दिया आपको, विराम, गति, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व मैंने आपको बता दिया, अगर वो स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी, तो गति का जड़त्व होगा। दिशा हो गया दिशा का जड़त्व।